मॉर्निंग एंड वेलकम टू इवोल्यूशन आरएस। आज हम बात करेंगे इस डीएनए सीरीज में जो सबसे पहली न्यूज़ है। पहली न्यूज़ क्या है कि सिंधु जल जो संधि है, यहाँ से बात करिए आप। थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा है। मैं एक एक मिनट दूंगा आपका, है ना? सिंपल सा। दोस्तों, शुरू करते हैं। आज की पहली न्यूज़ है वो सिंधु जल समझौते से है। सिंधु जल सिंधु जल समझौता है से न्यूज़ है। आपको पता होना चाहिए सिंधु जल समझौता कब हुआ था। तो सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। और उसकी अगर डेट डेट भी आपको जाननी है तो 19 सितंबर। और क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं इससे संबंधित, देखिए। जो पूर्वी नदियां हैं, इसका पानी भारत को मिलेगा इस समझौते के तहत। और वो पूर्वी भारत में कौन कौन सी नदियां हैं, तो आप लिख लीजिए। रावी हो गई, ब्यास हो गई, और सतलुज हो गई। इन नदियों का पानी भारत को मिलेगा। वही जो पश्चिमी नदियां हैं, पश्चिमी नदियां, इसमें कौन कौन सी है जो बची, जो सारी, झेलम, चिनाब, और सिंधु। ये पश्चिमी नदियां, इनका पानी मिलेगा पाकिस्तान को। अब विवाद कहाँ खड़ा हो रहा है? ये सारी जो विवाद की जड़ है, वो दिक्कत कहाँ है कि जो पश्चिमी नदियां हैं, जो पश्चिमी नदियां हैं, इनका पानी तो पाकिस्तान को मिलता है, लेकिन इनसे जो बिजली का प्रोडक्शन होता है, पन बिजली, वो भारत बनाता है। तो हमेशा पाकिस्तान को दिक्कत रहती है कि भारत इस पे पन बिजली क्यों बना रहा है। ठीक है। और आपको क्या जानकारी होनी चाहिए एक्स्ट्रा? वो ये है कि जो सिंधु जल समझौता हुआ था, वो विश्व बैंक की विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुआ था। विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुआ था। एक और बात जान लिए, एक और बात जान लीजिए आप। तो वो क्या है कि इस सिंधु जल समझौते जो 1960 में हुआ था, उसके तहत एक स्थायी कमीशन, स्थायी कमीशन का प्रावधान भी है। यानी भारत और पाकिस्तान समय समय पर एक मीटिंग बुलाएंगे, बैठेंगे, और कुछ भी जो डिसीजन होगा इस जल वितरण से, वो लिया जाएगा। इससे संबंधित जो आयोग बना दिया हमने, पहले स्थायी कमीशन बना दिया था। ये सारी बात थी।
आपको ज़्यादा कोई जानकारी नहीं रखनी है, आपको सिंपल सी बात पता होनी चाहिए कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 19 सितंबर 1960 को हुआ था। तो पहली बात हमने की थी और दूसरी बात ये है इम्पोर्टेंट कि विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुआ था और यह भारत और पाकिस्तान के बीच जो नदी जल है, उसके बँटवारे से संबंधित है और नदी जल में भी मुख्य रूप से जो पूर्वी नदियों में कौन-कौन शामिल है? तो रावी हो गया, झेलम हो गया और सॉरी रावी हो गया, व्यास हो गया और सतलुज हो गया। ये 3 नदियाँ हैं, रावी, व्यास, सतलुज ये हैं भारत को पानी मिलेगा इन नदियों से। वहीं पे जो पश्चिमी नदियाँ हैं, जो पाकिस्तान से संबंधित हैं, वो हो गई झेलम, चेनाब और सिंधु, इनका पानी मिलेगा, पाकिस्तान को मिलेगा। लेकिन विवाद कहाँ खड़ा हुआ कि पश्चिमी जो नदियाँ हैं, इनका पानी तो पाकिस्तान को मिल रहा है, लेकिन इसपे जो बिजली का उत्पादन कर रहा है, वो भारत कर रहा है। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए थी। और फिर एक अस्थायी कमीशन का गठन भी कर रखा है, ताकि समय-समय पर हम जो भी डिसीज़न करना हो, निर्णय लेना हो, वो इस कमीशन के माध्यम से ले सकते हैं और इसकी टाइम टाइम मीटिंगें होती है। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? तो हाल ही में देवनारायण जयंती पर राज्य सरकार ने इसे राजकीय अवकाश के रूप में घोषित किया। बहुत समय से ये गुर्जरों का एक आंदोलन चल रहा था वो कि आप जो देवनारायण जयंती होती है उसको एक सरकारी अवकाश घोषित कर दो। लेकिन सरकार अभी तक नहीं कर रही थी। लेकिन अब चुनाव नज़दीक आ रहे हैं। सरकार को पता है, तो ये विवाद का कारण बन जाएगा। तो सरकार ने अंतिम रूप से ये डिसीज़न ले लिया कि देवनारायण जयंती पर राजकीय अवकाश रहेगा। एक डिसीज़न था और दूसरी बात हम देख लेते हैं कि बेसिक जानकारी के तौर पर कि देवनारायण को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है और इनकी पूजा पूरे भारतवर्ष में होती है और इनका भव्य जो मंदिर है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो मालाश्री डुंगरी में इनका मुख्य मंदिर स्थित है और मालाश्री डुंगरी जो है, मालाश्री डुंगरी जो है, वो इनका जन्म स्थान है और ये कहाँ पड़ता है? तो आसीन जिला भीलवाड़ा राजस्थान में पड़ता है। और वर्तमान में जो देवनारायण की जयंती थी, वो कौन-सी थी? तो 1111वीं जयंती थी और प्रधानमंत्री इस आयोजन के इस अवतरण महोत्सव पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। ये भी आपको पता होना चाहिए। और देवनारायण का जो संबंध है, वो किस जाति से है? ये भी अगर आप पूछा जाएगा अभी तो आपको बता देंगे कि गुर्जर जाति से संबंधित है ये, ठीक है? और इनका जो मुख्य कंट्रीब्यूशन भी रहा है, वो किसमें रहा है देवनारायण का? तो लोक कल्याण और गौ सेवा के लिए। ये देखिए, लोक कल्याण और गौ सेवा। नेक्स्ट चीज़ क्या है? जैसे अभी हमने हाल ही में आपने पढ़ा होगा गंगा सागर का नाम, गंगा सागर। गंगा सागर क्या है? एक क्रूज़ है, जो भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है, इंडियन गवर्नमेंट। इसी आधार पर राजस्थान सरकार ने भी एक निर्णय लिया कि हम भी क्रूज़ सेवा शुरू करेंगे। तो क्रूज़ सेवा कहाँ शुरू करने जा रहे हैं हम? किस जिले में करेंगे? तो अजमेर में। अजमेर अजमेर में पुष्कर। क्रूज़ सेवा क्या होती है? कि एक बड़ा-सा जहाज होता है, जो आपको उस नदियों में और कुछ पर्यटन स्थलों पे घुमा कर आपको लाएगा वापिस। ठीक है? ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। कहाँ शुरू हो रही है? लगभग ये मार्च के लिए बोल रहे हैं कि मार्च से राजस्थान टू स्टार्ट इट्स फर्स्ट क्रूज़ सर्विस इन मार्च। ठीक है, ये बात आपको जानकारी पता चल गई है। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है कि राजस्थान स्टार्टअप कार्यक्रम में बहुत अग्रणी कार्य कर रहा है। आपको सिंपल सी जानकारी रखनी है कि स्टार्टअप के लिए राजस्थान में एक पोर्टल बना हुआ है, जिसमें सारे स्टार्टअप की जानकारियाँ मिलेगी आपको। तो वो है www.istart यहाँ लिख देता हूँ मैं आपके लिए www.rajasthan.gov.in ये आपको पता होना चाहिए। और राजस्थान की जो नवीनतम स्टार्टअप नीति है, वो कब आई है, वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो वो भी लिख देते हैं कि राजस्थान की जो नवीनतम स्टार्टअप नीति है, वो कब आई है, वो भी आपको पता होनी चाहिए। और वो कब आई है तो
13 नवंबर 2022। नेक्स्ट न्यूज क्या है? नेक्स्ट न्यूज है कि हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इको टूरिज्म को बढ़ाने के लिए एक पहल शुरू की है। और दौसा जिला जो है, दौसा जिला, दौसा के दो स्थान, एक है नीलकंठ बायोडायवर्सिटी पार्क, और दूसरा हो गया ये खान बाकरी, दोनों दौसा में ही है। इनको एज इको टूरिज्म पार्क के रूप में विकसित करने की बात हो रही है। और मुख्यमंत्री ने यह आश्वासन दिया है कि हम आने वाले समय में इस नीलकंठ बायोडायवर्सिटी पार्क और खान बाकरी स्थान को एक इको टूरिज्म के दृष्टिकोण से बढ़ावा देंगे। तो ये एक अच्छी पहल है, ताकि राजस्थान का पर्यटन बढ़ेगा, राजस्थान की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। नेक्स्ट चीज की और मूव ऑन करते हैं। तो जो राजस्थान के स्थानीय उत्पाद है, राजस्थान के जो स्थानीय उत्पाद हैं, उनको हम अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना चाहते हैं। इसके लिए आने वाले 20 और 22 मार्च को एक एक्सपो का आयोजन हो रहा है। एक्सपो, जहाँ पे हम ये बताएंगे, जानकारी देंगे, और जो भी इससे संबंधित कार्य होता होगा उसको हम रिकॉग्नाइज करेंगे कि आप बेहतर काम कर रहे हो, और आगे बढ़ो, इसको हम अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करवाना चाहते हैं। और एक एक्सपो यानी एक प्रदर्शनी लगाएंगे। तो वो कहाँ लगा रहे हैं? बोरानाडा का नाम सुना होगा, जोधपुर में। बोरानाडा, जोधपुर औद्योगिक पार्क, यहाँ पे ये एक्सपो आयोजित किया जाएगा। आपके लिए जानकारी ये होनी चाहिए। एक्सपो कहाँ आयोजित हो रहा है? तो बोरानाडा, जोधपुर में। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज क्या है? हाँ, हाल ही में 15 से 17 फेब के बीच जालोर महोत्सव का आयोजन होने वाला है। जालोर महोत्सव, जालोर के बारे में आपको बेसिक जानकारी होगी। इसका प्राचीन नाम क्या है? जाबलीपुर है। इसका जो स्थापना दिवस है, स्थापना कब हुई है इसकी, तो आपको पता ही है, 1182 में इसकी स्थापना हुई है। और किसने की है? तो कीर्तिपाल ने की है। कीर्तिपाल का संबंध जो है वो सोनगरा सोनगरा चौहान शाखा से है। ठीक है। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में एक क्रैश हुआ है, सुखोई 30 और मिग मिग का। ठीक है। और इससे क्या हुआ है कि भरतपुर, अपना जो भरतपुर जिला है, वो भी प्रभावित हुआ, और वहां पे इसके संबंधित जो मलबा था वो गिरा है यहाँ पे। ये कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है वैसे इतनी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मलबा का यहाँ पे थोड़ा सा एरिया अफेक्ट हुआ। तो भरतपुर में मलबा गिरा इन सुखोई 30 की वजह से और मिग की वजह से। नेक्स्ट न्यूज क्या है? जो कल हम ये आज तो ये न्यूज है ना, जो कुछ क्वेश्चन है एमसीक्यू, वो हम ले रहे हैं यहाँ पे। जैसे राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो आपको पता होना चाहिए। कितना है? तो चार ऑप्शन है, जैसे 4,32,239 वर्ग किलोमीटर, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 2,42,239 वर्ग किलोमीटर, और 2,32,239 वर्ग किलोमीटर। सही आंसर आपको दे रखा मैंने, जैसे 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का विश्व किसे कहा जाता है? कुंवरचूड़ा, मोकल, राणाकुंभा, इनमें से कोई नहीं। तो आपको आंसर पता होना चाहिए, ए ऑप्शन जो है कुंवर चुंडा। राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश भूगर्भिक दृष्टि से किस प्राचीन भूखंड का भाग है? ठीक है। तो राजस्थान का जो मरुस्थलीय प्रदेश है वो किसका अवशेष है? तो वो टेथी सागर का अवशेष है। ठीक है।
और क्या जानकारी चाहिए आपको कि राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई, दो लंबाई है, जो राजस्थान ही है। आपसे पूछी कौन सी जा रही है? ये पूछी जा रही है ना। और ये भी है। ये कितनी हो गई? 826 किलोमीटर। और दूसरी हो जाएगी 869 किलोमीटर, जो ये वाली। पश्चिम से पूर्व की तरफ। और कल के जो कुछ कुछ क्वेश्चन थे मैंने दिया था, मैंने बोला था आप कमेंट में कमेंट करना, बताना मुझे इसके बारे में। तो ज्योति कृषि की भूमि के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगा। और मोखरी युग अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? बैराट से। शायद आपको पता होगा। प्रतिहार की कौन सी शाखा जो है सर्वाधिक प्राचीन मानी जा रही है? तो मंडोर, जोधपुर। खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? 84 खंभों की छतरी। 84 जो पिलर्स हैं, 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? वो पता होनी चाहिए आपको, कहाँ स्थित है? बूंदी में। दोस्तों, आई होप ये क्लास आपको पसंद आती होगी, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप। ये पसंद आ रही है आपको तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और हमारे साथ यूं ही बने रहिए, और इवोल्यूशन आरएस के परिवार के साथ आप जुड़ जाइए। आपका तहे दिल से आभार इस क्लास